पाकिस्तान इज लॉस्ट दिस थिंग, ये हार चुकी है ये मसाइल को लेकर। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। यही नहीं, अभी मोस्ट अंडर प्रिविलेज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड का समिट हुआ था जब हम G20 कर रहे थे। ये मोस्ट अंडर प्रिविलेज नेशन जो टॉप की नीचे की 10 उसमें पाकिस्तान बैठा था। खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है। लैंग्वेज की वजह से बांग्लादेश हमने इस वजह से किया है, वो तो उस वजह तरीकी तौर पे तो वो तो बताते ही शर्म से हमारे मुंह काले हो जाते। IMF सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी और महंगाई बेकाबू हो रही है। बातें हो रही हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पाकिस्तानी को एक बार तो अपनी सरकार को बोलना चाहिए, भाई कश्मीर मांगते मांगते इस लेवल पे आ गए क्या? इनसे ऊपर 3 जो कंट्रीज हैं वो एक बुर्किना फासो, दूसरा माली और तीसरा सोमालिया, और उसके बाद पाकिस्तान अपने आप को कहीं फील करता है। 5th लार्जेस्ट आबादी, इनकी 3.5 फर्टिलिटी रेट है। इसी हिसाब से बढ़ते रहे 20 साल में आबादी डबल हो जाएगी। छोटे से पाकिस्तान में 50 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग, इसीलिए तो लकवी के बच्चे हो रहे हैं। यही नहीं, एक तो 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है। अभी मोस्ट अंडर प्रिविलेज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड का समिट हुआ था जब हम G20 कर रहे थे, जब हम SCO की प्रेसिडेंसी कर रहे थे, जब हमें G7 में इनवाइट किया गया, जब हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बने। ये मोस्ट अंडर प्रिविलेज नेशन जो टॉप की नीचे की 10 उसमें पाकिस्तान बैठा था। ये भी हुआ। और इनके कोई रिपोर्टर है, इनके कोई वो जो शो वो बनाते, उन्होंने रिपोर्ट भी किया था इसको। उन्होंने कहा था भाई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ तुमने दरवाजे बंद कर दिए, और जो रेकलेस लॉलेस अफगानिस्तान है उसके साथ। एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें एक बड़ी उसकी डिटेल्स हैं कि मैनुअली इतने जो है टन जो ऑयल है वो वहां पे पहुंचेगा, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को दिया जाएगा, और फिर इससे भूटान और नेपाल भी फायदा उठा सकते हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे, और हमने मुसद्दिक मलिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उसकी डिटेल्स भी बता रहे थे कि ये कुछ उसके अंदर तय पाया है। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाये अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकें? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि जिस रशियन वो पाइपलाइन का प्रॉब्लम तो ये है कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया तक वो पाइपलाइन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा उनका रिलायबल पार्टनर जो है वो तो इंडिया ही है ना। ट्रेड वाइज अपना आर्म्स भी उनसे वो खरीदते हैं, डिप्लोमेटिकली भी रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को। तो महल पाइपलाइन रशिया वाली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान में ना रुके बल्कि ये इंडिया तक जाए। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आप भी जानती हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट एनीथिंग टू डू विथ इंडिया। इसी तरह एक पाइपलाइन ईरान से भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। और महल ईरान भी चाहेगा कि जो इंडिया की मार्केट है वो उसको किसी तरीके से एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान की ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक और क्या कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ जो ये पॉलिसीज है ना, ये पाकिस्तान को ले बैठेंगी। और जैसे आप बता रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, और फिर वो असम और इन इलाकों में वो सारा जाएगा, नेपाल तक उसकी रीच होगी। तो इलाकाई कोऑपरेशन के बगैर आने वाले वक्त में कोई गुजारा नहीं है। पाकिस्तान को कौन समझाए कि अपने इंटरेस्ट में
अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखो और अकल का कोई काम करो। सो आई एम ये जो डेवलपमेंट्स है ना, उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन लूजर, क्योंकि मेरे ख्याल से रशियंस ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक पाइपलाइन लाएं जब तक कि इंडिया को भी ना मिले, वरना इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं बहुत ज्यादा अगर वो ये करते हैं। तो पाकिस्तान की इन पॉलिसियों की मुझे तो कभी समझ नहीं आई। व्हाई डू दे हैव सच ए हेल बेंट एंटी इंडिया पोस्चरिंग? इनको क्या उसमें फायदा है सिवाय इसके कि इन्होंने 75 साल में बस इसी किस्म की सियासत की है और इनको समझ नहीं आ रही कि इससे अलग होना इनके फायदे में है। तो डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि देखिए जो यहाँ पर हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात हैं, ना हमारे इंडिया से अच्छे हैं, हमारे नेपाल और भूटान वहां तक हम जब पहुंचे तो अब हमने देखा कि इतना बड़ा एक शिफ्ट है कि दोनों कंट्रीज इंडिया और जो बांग्लादेश है वो करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि रशिया के करीब हो जाए। क्या सर ये ट्रेंड हो सकता है? नहीं, बात सुने आलिया जी, रशिया के करीब पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ये आज लिख लें और उसको छुपा लें कहीं पेपर को। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। अच्छा, इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत पुरानी है। जब जब इंडिया को प्रॉब्लम हुआ है तो रशिया ने उनको सपोर्ट किया इंटरनेशनल सियासत में। और अब ये यूक्रेन की जंग में भी इंडिया की पोजीशन न्यूट्रल जो भी है, एंटी रशिया तो नहीं है। तो इन हालात में, और सबसे बड़ी मार्केट देखें, पाकिस्तान एक अनस्टेबल मुल्क है। यहाँ पे कोई रिजीम पावर में होगी या नहीं होगी, मिलिट्री का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें अनडिफाइंड है। तो वो सिर्फ पाकिस्तान में पाइपलाइन इतनी दूर से ला के वहां पे बंद कर दें, दैट मेक्स नो सेंस। वो तब ही करेंगे अगर ये पाइपलाइन इंडिया तक जाएगी। कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, इमरान खान जेल जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए। ये है पाकिस्तान जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है ये। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। और गाँव के उनके रूरल रोड नेटवर्क जो था 4.25 लाख किलोमीटर था 2014 में, और अब वो 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है, और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है, जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए। आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे, वो सड़कें बनाएंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे, वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे। आपने हमसे क्या प्रॉमिसेस किए हुए हैं? तो ये चीज़ें अगर आप देखें कि किधर से किधर हम पहुंच गए हैं, हमसे वादे क्या किए गए, किस तरह का पाकिस्तान बना के दोगे और किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हो, वो उससे आगे चले हैं। अब ये जो फॉर एग्जांपल वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 130 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रही है, और वो कह रहे हैं जनाब कि इंडियन जो लोकोमोटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। ठीक है जी। अब ये जो इंडिया के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इंडिजिनसली जो डिज़ाइन और बिल्ड वंदे भारत सर्विस है, मोदी जी उसमें बड़ा प्राउड ले रहे हैं। आप देखें ना, जब बंदा इतनी सर्विस आपने दी हो तो फिर वोट मांगने जाएंगे तो लोग आपको वोट तो देंगे। और हमने क्या वो पाकिस्तान में कहा हुआ जी ओ मोदी है जी, ओ जी फलाना है, दहशत गर्द है फलाना, लेकिन द पीपल, इंटरनेशनल कम्युनिटी और बाकी सारे तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि यार ठीक है आपके लिए दहशत गर्द होगा, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो कारोबार कर रहा है, बिजनेस दे रहा है, तरक्की करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। अब देखें कि वो उसकी हुकूमत कह रही है हम 500 और वंदे भारत सर्विस जो है अगले 3 सालों में देंगे। ये सिर्फ ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट भी करनी है ट्रेन। अब यहाँ पे हमें ये बता दें कि हमने क्या करना है। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान।
हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। आम आदमी है शदीद परेशान, लेकिन हुकूमत का मसला सिर्फ इमरान खान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इसी पुराने पाकिस्तान में इन 9 महीने के अंदर कई हैरत अंगेज और नए वाकयात भी देखने को मिले और अब तक मिल रहे हैं। 2 असेंबलियां टूट चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है। IMF सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी और महंगाई बेकाबू हो रही है और ऐसे संगीन हालात में कोई एक सियासी जमात संजीदगी का मुजाहरा करने को तैयार दिखाई